वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। हमने स्टार्ट की है क्लास 12 की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें हमने चैप्टर 4 अब स्टार्ट किया है। उससे पहले 3 चैप्टर्स कर चुके हैं और उनकी प्लेलिस्ट भी अपलोड कर दी गई है। अब जो हमारा चैप्टर चल रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें हमने कल क्या डिस्कस किया था? व्हाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया है। और आज हम करने जा रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ द यूएन, structure and function of the international organization and principles organ of the UN। कोशिश करेंगे आज ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे। ओके और कल हमने वाई डू वी नीड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करा था, उसमें क्या पॉइंट डिस्कस करे थे कि पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, सोशल इकोनॉमिक और ह्यूमन प्रॉब्लम्स जो हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, और जो यूएसए और उनके अलाइड पावर है उनके आर्बिट्रेरी पावर को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशन या अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड होती है। अब जो हमारा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ द यूएन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो टाइमलाइन है, जब ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूनाइटेड नेशन को बनाने के लिए उसके लिए मीटिंग स्टार्ट हो गई थी 41 से। ये हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लीग ऑफ नेशन से शुरू करेंगे कि यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशन जैसी भी संस्था थी, क्यों वो फेल हो गई और उसके बाद क्यों यूनाइटेड नेशन बनाया गया। ओके देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल लेवल पे जो देश थे, जितने भी कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जब भी ऐसी वॉर होती है तो उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और इकोनॉमिकली सोशली सारी ही कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ह्यूमन राइट्स का वियोलेशन होता है। तो हम सारी कंट्रीज़ को एक साथ आके ऐसी कोशिश करनी चाहिए मानव जाति को ऐसी वॉर को दोबारा फेस ना करना पड़े। तो इसीलिए 1920 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। द लीग ऑफ नेशन 1920-39 was born in the tragedy of the First World War and during the first 10 years of its existence the League of Nations worked well। बहुत अच्छे से काम किया था, बट क्या हुआ 1939 में आके सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। In September 1939, World War II broke out and the hopes that the League would be able to preserve peace were completely shattered। ये सोचा था कि लीग ऑफ नेशन बना दी गई है और अब हम सब दोबारा ऐसा वर्ल्ड वॉर नहीं होने देंगे। लेकिन 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के बाद जो इंटरनेशनल लेवल पे कंट्रीज़ ये सोच रही थी कि लीग ऑफ नेशन ऐसा नहीं होने देगी, वो कहीं ना कहीं फेल होता दिखा। और उसी रीज़न से यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई 1945 में फिर से, और 1941 से ही उसके लिए मीटिंग स्टार्ट हो गई थी, उसके लिए चार्टर बनाना शुरू हो गए थे, कॉन्फ्रेंस करना शुरू हो गई थी, और फाइनली 1945 में आपकी यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनी। The United Nations Organization UNO officially came into existence on 24 October 1945, very important date, but attempts of establishing an effective international organization had begun a few years before the end of the World War II। मैंने अभी बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से 41 से ही कॉन्फ्रेंस और मीटिंग स्टार्ट हो गई थी। डेलिब्रेशन बिगेन एट सैन फ्रांसिस्को इन अप्रैल 1945 टू फाइनलाइज द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर जो फाइनल किया गया था वो 1945 में सैन फ्रांसिस्को में, एंड द चार्टर केम इन टू फोर्स ऑन 24 अक्टूबर 1945। और इसी रीज़न से एवरी ईयर हम 24 अक्टूबर को यूएन डे सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द 51 ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन, और जो फाउंडिंग ओरिजिनल मेंबर थे यूनाइटेड नेशन के, उसमें इंडिया भी एक कंट्री थी। देखो, वो जो मीटिंग स्टार्ट हो गई थी 41 से ही, 41 अगस्त, साइनिंग ऑफ द अटलांटिक चार्टर बाय द यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश पीएम विंस्टन एस चर्चिल। इट मीन्स जितनी भी क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो भी एक्सेस पावर थी उनके लिए ये कंट्रीज़ एक साथ आई थी, ठीक है, और नाजिज्म फासिज्म जैसी जो आइडियोलॉजी स्प्रेड थी उनको कहीं ना कहीं ख़त्म करना था। तो अटलांटिक चार्टर में यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल ने साइन किए। उसके बाद 1942 जनवरी में 26 allied nation fighting against the Axis power meet in Washington DC to support the Atlantic Charter and sign the declaration by United Nation। और उसके बाद 42 में और 26 कंट्रीज आ गई,
जो एलाइड पावर्स थी यूनाइटेड अमेरिका और ब्रिटेन को सपोर्ट करने के लिए और एक्सिस पावर के अगेंस्ट लड़ने के लिए। एंड 1943 दिसंबर तेहरान कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन ऑफ द थ्री पावर्स यूएस, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। और 1943 में फिर से एक तेहरान कॉन्फ्रेंस हुई। ये सब क्या हो रहा है? ये 1 by 1 कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं कि किस तरीके से हमें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करनी है जो एक्सिस पावर्स थी या नाजिज्म और फासिज्म जैसी आइडियोलॉजी थी और उनसे ह्यूमन राइट्स का वियोलेशन हो रहा था, इनको किस तरीके से ख़त्म किया जाए। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ एक साथ यूनाइट हो रही थी और थ्री बिग ब्रदर्स जो थे, थ्री मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ थे, यूएस, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन, वो एक साथ आ गई। इन 1945 फरवरी याल्टा कॉन्फ्रेंस ऑफ द बिग थ्री, आपके रूजवेल्ट हो गए अमेरिका से, चर्चिल ब्रिटेन से और स्टालिन आपके यूएसएसआर से, डिसाइड्स टू ऑर्गेनाइज अ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस करने की मीटिंग करी कि एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी और वो मीटिंग 2 months तक चली, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट सैन फ्रांसिस्को। 1945 जून 26 साइनिंग ऑन द यूएन चार्टर बाय 50 nations एंड पोलैंड साइंड ऑन अक्टूबर 15, सो द यूएन हैज़ 51 ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स। क्लियर हो गया? एंड 1945 अक्टूबर 24 द यूएन वॉज फाउंडेड, हैंस अक्टूबर 24 इज सेलिब्रेटेड एज यूएन डे। एंड 1945 अक्टूबर 30 इंडिया जॉइंस द यूएन। क्लियर हो गया? तो ये देखिए कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक तरफ वॉर चल रही थी और साथ में यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए भी टाइम पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मीटिंग हो रही थी और कंट्रीज़ जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी और बिग ब्रदर्स थे आपके अमेरिका और ब्रिटेन, रशिया, ये सब एक साथ आ गए थे। क्लियर? चलो, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे रीज़न बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। क्या रीज़न थे, क्यों बनाया गया था यूनाइटेड नेशन? फियर ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, बिल्डिंग अ ड्यूरेबल स्ट्रक्चर ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड एंड प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। क्योंकि जब भी वॉर होती है तो उसमें आम जनता के ह्यूमन राइट्स का वियोलेशन होता है, डेथ और डिस्ट्रक्शन का फियर सबको होता है, फिर वो वॉर में वो कंट्री जीते या हारे। ठीक है? और पूरे विश्व में पीस और सिक्योरिटी को बनाए रखना मेन रीज़न था यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाने का कारण था। ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन टू सेव सक्सीडिंग जनरेशन फ्रॉम द सर्ज ऑफ वॉर। ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, पीस सिक्योरिटी। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बना, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड नेशन बना। क्यों? कि दोबारा से हमें ऐसी वॉर को फेस ना करना पड़े। टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, to achieve international cooperation in solving problems of economic, social and cultural character। सारी कंट्रीज एक दूसरे को कॉपरेट करें, चाहे वो इकोनॉमिक इश्यूज़ की बात हो या सोशल इश्यूज़ की बात हो। टू स्टैब्लिश कंडीशंस अंडर विच जस्टिस एंड रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कैन बी मेंटेन। जो भी इंटरनेशनल लॉ है सारी कंट्रीज़ उसको फॉलो करें, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ है हर कंट्री उनको फॉलो करे। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे या ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि वो जो कहें उस प्लेटफॉर्म पे जो बात कही जाए या जो रूल बनाए जाए वो हर मेंबर कंट्रीज़ उसको फॉलो करें। और जितनी भी इंडिपेंडेंट नेशन है 193 मेंबर्स वो यूनाइटेड नेशन की मेंबर है और वो जो भी वहाँ पे डिसीजन लिए जाते हैं वो हर मेंबर कंट्री उसको फॉलो करती हैं। टू प्रमोट एंड एनकरेज रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। आई होप कि ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस आपको क्लियर हो गए होंगे। इवोल्यूशन ऑफ द यूएन आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? सबसे पहले आपका 41 में मीटिंग हुई अटलांटिक चार्टर, उसके बाद 42 में, उसके बाद 43 में तेहरान कॉन्फ्रेंस, 45 में फिर याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद अप्रैल 2 में 2 months की मीटिंग हुई और 26 जून को 51 कंट्रीज़ ने साइन करे और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन बन गया। क्लियर? चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। उससे पहले यूएन मेंबरशिप, द यूनाइटेड नेशन स्टार्टेड फंक्शनिंग विद 51 नेशन एज द ओरिजिनल मेंबर बाय, क्योंकि जब फाउंड हुआ था, जब बना था तो स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे? 51। बाय 2011 अब कितने हैं? 193 and these included almost all independent states. The United Nations had its headquarters in New York City,
यूएसए। चलो अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सबसे पहले इस पे नज़र डाल लेंगे। कौन से प्रिंसिपल्स ऑर्गन है? जनरल असेंबली, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल जो अब एबॉलिश हो गया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वन बाय वन ये सारे प्रिंसिपल्स ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। First, the General Assembly. All the members of the United Nations are members of the General Assembly. 193 members हैं, countries हैं, तो 193 countries ही General Assembly की member हैं। Clear? The Assembly may discuss any question relating to peace and security. The Assembly elects the non-permanent member of the Security Council and the members of the Economic and Social Council, and each member state has one vote. हर member country का एक वोट काउंट होगा। जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, चाहे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मेंबर इलेक्ट करने हो या सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर इलेक्ट करने हो, तो ये जनरल असेंबली के मेंबर वोटिंग करते हैं और हर कंट्री का एक वोट काउंट होगा। क्लियर? जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए, सेक्रेटेरिएट न्यूयॉर्क यूएसए, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए, जेनेवा स्विट्जरलैंड, सिक्योरिटी काउंसिल न्यूयॉर्क यूएसए। इसमें जो आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है द हेग नीदरलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू के में आ सकता है और आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड, द सिक्योरिटी काउंसिल। जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर कोई ऑर्गन है द सिक्योरिटी काउंसिल। परमानेंट मेंबर है 5, ये सारे बच्चों को पता होगा। द काउंसिल कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट एंड 10 नॉन परमानेंट, एंड देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स। These are the United States, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। पहले भी मैंने शायद एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का चैप्टर पढ़ा दी थी तो आपको बता चुकी हूँ। ये आपको 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना। दीज स्टेट वर सिलेक्टेड as permanent member as they were the most powerful immediately after the Second World War and because they constituted the victors in the war। आपको पता है कि ये सारी एलाइड पावर्स थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये सारी जीती थी। ठीक है, एलाइड पावर्स थी, एक्सिस पावर को हराया था आपके जर्मनी, जापान, इटली। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूनाइटेड नेशन बना तो इन्हीं कंट्रीज को परमानेंट मेंबर बना दिया गया। क्लियर? द नॉन परमानेंट 10 non-permanent members are elected by the General Assembly by a 2/3 majority for a 2-year term। ये आपको पता होना चाहिए। जो 10 non-permanent member होते हैं वो 2 ईयर के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है, और जनरल असेंबली के जो मेंबर होते हैं वो 2/3 मेजॉरिटी से इनको चुनते हैं। बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। देखो नाम से ही पता चल रहा है सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी काउंसिल का काम ही क्या है? पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना। एंड सिक्योरिटी काउंसिल डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन ऑल यूएन मेंबर्स। वीटो पावर, ईच परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल हैज 1 वीटो। ये सब बच्चों को पता है कि वीटो पावर है उन कंट्रीज के पास। एंड अ नेगेटिव वोट बाय अ परमानेंट मेंबर इज कॉल्ड वीटो। वीटो है क्या? 5 परमानेंट मेंबर है, अगर उसमें से किसी भी बिल पे या कोई भी जो इशू रखा जा रहा है, मुद्दा रखा जा रहा है और उसमें 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज़ को वोट करना है और उसमें एक सिंगल कंट्री भी अगर नेगेटिव वोट करती है तो वो डिसीजन पास नहीं होगा। Clear? And this means that the council is powerless to act in the face of a veto by any of the permanent member। तो वो जो सिक्योरिटी काउंसिल है, 5 परमानेंट मेंबर है, वो जो डिसीजन लेना चाहते हैं या जो भी बिल पास करना चाहते हैं वो पास हो ही नहीं पाएगा। क्लियर? अगर आप रशिया की बात करें तो उसने शायद सबसे ज़्यादा बार वीटो पावर का यूज़ किया। किसने किया सबसे ज़्यादा बार वीटो का यूज़? रशिया ने। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम रशिया की बात करें तो उसने अब तक 2025 तक की बात करूँ 129 टाइम्स वीटो पावर का रशिया यूज़ कर चुका है और सबसे ज़्यादा फेवर में उसने इंडिया के सपोर्ट में काफ़ी बार वीटो पावर का यूज़ किया है। उसके बाद कई बार अमेरिका ने और यूके ने, चाइना ने, फ्रांस ने, सबने जितनी भी परमानेंट मेंबर है कंट्रीज हैं सबने वीटो पावर का यूज़ किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा वीटो पावर का यूज़ रशिया ने किया है। अगर आप कश्मीर इशू की बात करें
तो रशिया ने इंडिया के फेवर में काफ़ी बार वीटो पावर का यूज़ किया है। क्लियर। उसके बाद आप 1961 में जब इंडियन मिलिट्री ने गोवा में इन्वेजन करना चाहती थी, क्योंकि गोवा को इंडिपेंड करना था, क्योंकि वहाँ पे पोर्टुगल जो थे उनका रूल था, ठीक है, तो उनसे डीकोलोनाइज कराने के लिए रशिया ने वीटो पावर का यूज़ किया, इंडिया का सपोर्ट किया। तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि किस तरीके से रशिया ने वीटो पावर का यूज़ करके इंडिया को सपोर्ट किया। क्लियर। चलो आगे, आई होप कि सिक्योरिटी काउंसिल आपको समझ में आ गया होगा। देखो सिक्योरिटी काउंसिल में हमने 5 परमानेंट मेंबर, 10 नॉन परमानेंट मेंबर, ये भी पढ़ लिए। कैसे इलेक्ट होते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर, कितने टाइम के लिए, वो भी बता दिया मैंने। पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना इनका मेन काम है। क्लियर। और वीटो पावर का भी हमने डिस्कस कर लिया, तो पूरा डिटेल में कर लिया सिक्योरिटी काउंसिल। कैसे भी क्वेश्चन आएगा, अगर शॉर्ट में आए, 2 मार्क्स में आए, तो आपको आप हर तरीके से अटैम्प्ट कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। द सेक्रेटरी जनरल एट प्रेजेंट कौन है, कल भी बताया था मैंने, एंटोनियो गुटेरेस, जो पोर्टुगल से हैं। द यूएन्स मोस्ट विजिबल 2017 में अपॉइंट हुए थे। चलो लिखा हुआ ये, द यूएन्स मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर एंड द रिप्रेजेंटेटिव। हमारे रिप्रेजेंटेटिव कौन है, जो यूनाइटेड नेशन के जो हेड कह लो आप, इज द सेक्रेटरी जनरल। द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल इज एंटोनियो गुटेरेस। ही इज़ द 9th सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन। इससे पहले 8 सेक्रेटरी जनरल हमारे हो चुके हैं। 2 मैंने आपको बताए थे, फर्स्ट आपके त्रिगवेली थे और सेकंड डैग हैमरशोल्ड थे। क्लियर। उसके बाद भी हुए यूथान, कुर्तवाल्दहिम, और एंड की बात करूँ तो एंटोनियो गुटेरेस से पहले बान की मून 10 ईयर तक रहे। उनसे पहले कोफी अन्नान 1907 से 2006 तक, वो 10 ईयर तक रहे। मैं पूरी लिस्ट कल इसकी PDF में ऐड कर दूंगी। ओके। तो ये सारे, और 9th कौन से हैं आपके, एंटोनियो गुटेरेस, और ये दोबारा से री इलेक्ट, 5 ईयर की टर्म खत्म होने के बाद दोबारा से री इलेक्ट भी किए जा सकते हैं। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोर्टुगल 1995 to 2002 एंड द UN हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज 2005 to 2015. The Secretary General is appointed by the General Assembly on the recommendation of the Security Council for a term of 5 years and he can be re-elected at the end of the पीरियड। और आप चाहे कोफी अन्नान की बात करें, चाहे बान की मून की बात करें, चाहे एंटोनियो गुटेरेस की बात करें, ये सारे के सारे दोबारा से री इलेक्ट हुए हैं। आपके कोफी अन्नान जो घाना से थे, और एक आपके बान की मून जो साउथ कोरिया से थे, ये भी दोबारा इलेक्ट हुए। क्योंकि कोफी अन्नान का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो वो 1997 से 2006 तक रहा, और बान की मून की बात करें तो उनका 2007 से 2016 तक रहा, और एंटोनियो गुटेरेस तो अभी कंटिन्यू है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, The Economic and Social Council (ECOSOC) is the principal organ to coordinate economic, social and related matters of the United Nation. जितने भी इकोनॉमिक और सोशल मैटर्स हैं उसके लिए सारी कंट्रीज एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, कोऑपरेट करें, और उसके लिए प्लेटफॉर्म कौन देता है, यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इट इज़ द प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। द कोर्ट इज परमानेंटली इन सेशन एट द हेग इन द नीदरलैंड। इसमें लर्न करने वाली बात यही है, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। द कोर्ट कंसिस्ट ऑफ 15 जजेस फॉर 9 ईयर्स। कई बार कंट्रीज़ के बीच में ऐसे इश्यूज होते हैं जो जनरल असेंबली में बैठ के या सिक्योरिटी काउंसिल उनको नहीं सुलझा पाती है, तो ऐसे इश्यूज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक जाते हैं और जहाँ पे उनका डिसीजन फाइनल होता है। एंड लास्ट, ट्रस्टीशिप काउंसिल। दिस काउंसिल वॉज क्रिएटेड टू सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 11 ट्रस्ट टेरिटरीज। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अब अबॉलिश हो चुकी है, विच वर नॉट फुली सेल्फ गवर्निंग। ऑल दीज टेरिटरीज हैव बिकम इंडिपेंडेंट एंड द ट्रस्टीशिप काउंसिल वॉज सस्पेंडेड इन 1994। जो कंट्रीज़ ऐसी थीं जो अपने आप को फुली सेल्फ गवर्न नहीं कर पा रही थी, तो उनको कुछ टाइम तक के लिए सुपरवाइज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रस्टीशिप काउंसिल को दी गई। और एक एक करके जब वो इंडिपेंडेंट होती चली गई, जब सारी 11 ट्रस्ट जो टेरिटरीज थी वो इंडिपेंडेंट हो गई, तो ट्रस्टीशिप काउंसिल की कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई। और इसी रीज़न से 1994 में इसे अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि लास्ट जो टेरिटरी थी जो ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर थी, उसके रखरखाव में थी, वो पलाऊ थी, और उसके इंडिपेंडेंट होने के बाद इसको सस्पेंड कर दिया गया। क्लियर।
आई होप कि आपको सारे प्रिंसिपल ऑर्गन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इवोल्यूशन ऑफ द यूएन हमने करा, उसके बाद हमने करा रीजन बिहाइंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूएन, ऑब्जेक्टिव एंड पर्पस ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय।